आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्द्वानी में कुमाऊं में 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार का आगाज करने पहुंच रहे हैं। वो 17,547 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। जनसभा में बीजेपी ने 1 लाख से अधिक लोगों को जुटाने का लक्ष्य बनाया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देर शाम मैदान का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। पीएम की जनसभा को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की है। वहीं हल्द्वानी शहर और सभा स्थल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। नैनीताल रोड पर यातायात बंद है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल होने के लिए विधायक राम सिंह गेड़ा समर्थकों के साथ पहुंचे हैं। वहीं प्रधानमंत्री के आगमन का यूथ कांग्रेस महानगर अध्यक्ष हेमंत साहू के नेतृत्व में विरोध कर रहे हैं। यूथ कांग्रेसियों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने राजपुरा आवास में ही नजरबंद कर दिया है और उसको गिरफ्तार कर लिया है। पीएम मोदी की रैली के लिए लोगों का हुजूम उमड़ आया है। पूरा जनसभा स्थल लोगों से भर गया है। व्यवस्था संभालने में पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत झेलनी पड़ रही है। सभा स्थल भरने के कारण पुलिस अब लोगों को लौटा रही है। कोरोना वायरस को देखते हुए सभा स्थल पर पहुंचने लोगों की जांच की जा रही है। दौरान लोगों को सैनिटाइज किया जा रहा है। लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। संदिग्ध मिल रहे लोगों को वापस किया जा रहा है। और हल्द्वानी से एफएम संवाददाता मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, क्या कुछ कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और किस वक्त वो वहां पर पहुंचेंगे, किस वक्त जनसभा को संबोधित करेंगे? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में मंच पे आएंगे और अपने विचार को रखेंगे सामने। उनकी सुरक्षा को काफी चर्चा करेंगे और काफी बताना चाहूंगी काफी जो संख्या वृद्धि है इसमें काफी गुस्साई है। मुकेश, 17,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। क्या क्या मुख्य परियोजनाएं हैं कुमाऊं मंडल के लिए इसमें? पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, सीएम धामी वहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा कौन कौन दिग्गज नेता बीजेपी उत्तराखंड के वहां पर पहुंच रहे हैं? और यहाँ पर जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग वहां पर हैं। जिस तरह से लगातार भीड़ वहां पर पहुंच रही है, शहरों से भीड़ आ रही है। ट्रैफिक की अगर हम बात करें, ट्रैफिक किस तरह से डाइवर्ट किया गया है, क्या कुछ व्यवस्थाएं ट्रैफिक को लेकर की गई हैं? मोदी सरकार जब जब डरती है, मोदी सरकार जब जब डरती है, मोदी जी होश में आओ, युवाओं को रोजगार दो। बिल्कुल। और अगर हम वही बात करें मुकेश, जिस तरह से यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन की खबर सामने आ रही है, उसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्द्वानी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो मंच की तरफ पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। 23 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। 17,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं। बड़ी सौगात कुमाऊं मंडल के लिए मानी जा रही है। इससे कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी देहरादून पहुंचे थे और गढ़वाल मंडल को लेकर बड़ी सौगातें वहां पर दी थी। और आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे दिग्गज नेताओं के उत्तराखंड में दौरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चाहे गृहमंत्री अमित शाह की बात कर लें, जेपी नड्डा, अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा दौरा है पिछले 2 महीने में, तो एक के बाद एक दौरे लगातार किए जा रहे हैं।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में 162,26,000 की लागत से बन रहे सैनिक मिलन केंद्र और 7 करोड़ 15 लाख की लागत से बन रहे सीएसडी कैंटीन के निर्माण कार्य का पूजन किया। खेतलसंडा खाम गांव स्थित सीएसडी कैंटीन के शिलान्यास के मौके पर सीएम धामी ने पूर्व सैनिकों को संबोधित किया। कहा कि खटीमा में कैंटीन खुलवाने में तत्कालीन सीडीएस स्वर्गीय विपिन रावत का अहम योगदान रहा था। जनरल रावत राज्य की शान और सैनिकों की जान थे, जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। पूर्व सैनिकों के समक्ष सीएम धामी जनरल रावत को याद कर काफी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि सीडीएस का पहाड़ से काफी लगाव था, वो हर पल सैनिकों के लिए ही सोचते रहते थे। हरिद्वार में स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं के हर की पैड़ी पर प्रदर्शन और नारेबाजी करने के दौरान हंगामा हो गया। हर की पैड़ी पर नारेबाजी करने पर गंगा सभा के महामंत्री और दूसरे पदाधिकारियों ने आपत्ति जताई। इस दौरान गंगा सभा ने नारेबाजी कर रहे स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं को हर की पैड़ी से बाहर जाने के लिए कहा। इस बात पर दोनों पक्षों में लंबी कहासुनी हो गई। गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ का कहना है कि हर की पौड़ी लोगों की आस्था का केंद्र है। सभी को अपनी राजनीतिक विचारधारा बाहर छोड़कर हर की पौड़ी में प्रवेश करना चाहिए। हर की पौड़ी विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी करने का स्थान नहीं है। वहीं स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने गंगा सभा पर अभद्रता का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी कांग्रेस के लोग ही गंगा सभा में पदाधिकारी हैं, इसलिए उन्होंने स्वराज सेवा दल को अपना कार्यक्रम करने से रोका है। उन्होंने कहा कि गंगा सभा की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज कुछ संस्थान के लोग, मैं नहीं जानता कौन थे, और हर की पौड़ी पर आए। पूजा पाठ करते करते उन्होंने अपने हाथ से कुछ तख्तियां निकाली, जो भी उनके जो संस्था की होंगी या जो भी होगा, और उन्होंने ब्रह्मकुंड पर भाषणबाजी शुरू कर दी। कोरोना महामारी की तीसरी लहर से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कसरत तेज कर दी है। राजधानी दून में दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वाले लोगों के लिए 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य होगी। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना टीके की दोनों डोज लग चुकी हैं, जिससे लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन जिन्होंने अब तक दोनों डोज नहीं लगाई हैं उन्हें हर हाल में 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। साथ ही वर्तमान में जिले की सीमाओं आशारोड़ी, कुल्हान, रायवाला, आईएसबीटी, बस स्टेशन, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। देहरादून जनपद में कोविड संक्रमितों के मिलने के बाद कई माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। रामनगर में महाविद्यालय के छात्रों ने राजकीय महाविद्यालय के मुख्य गेट के समक्ष बीजेपी सरकार और कॉलेज प्रशासन का पुतला दहन किया। छात्रों ने बताया कि एक तरफ राज्य सरकार कोरोना गाइडलाइन को लेकर रात को लॉकडाउन लगाती है और दिन में हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा करवाती है। यह सरकार का दोगला रूप है। सरकार को चाहिए कि वो ऐसा नियम बनाए कि प्रत्येक छात्र के खाते में प्रत्यक्ष धनराशि का स्थानांतरण इस प्रकार हो सके कि छात्र को ऑफलाइन फॉर्म जमा करने के लिए भी कॉलेज में भीड़ में इकट्ठा ना होना पड़े। साथ ही वर्तमान में सरकार छात्रों को टैबलेट की धनराशि उपलब्ध करवाने में भेदभाव कर रही है। सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए कि वर्तमान में समस्त उत्तराखंड का कोई भी छात्र इससे वंचित ना हो। साथ ही कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्रों के फॉर्म को जमा करने में भी भेदभाव किया गया। हरिद्वार के रावली महदूद में झोलाछाप डॉक्टर द्वारा एक स्थानीय नागरिक के जीवन से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक रावली महदूद क्षेत्र में सचिन डेंटल के नाम से क्लिनिक है। बिना किसी डिग्री के वो मरीजों का इलाज करता है, जिसका खामियाजा क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। बुजुर्ग का आरोप है कि इलाज दांत का कराने वो गए थे, उसकी बाद उनकी स्थिति बिगड़ गई, पूरे चेहरे पर सूजन आ गई और दर्द के कारण उसको की हालत ज्यादा खराब हो गई। वहीं इस मामले में स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि ऐसे क्लिनिकों को चिन्हित कर जल्द ही उन पर कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? बालग्राम के साथ में बेटा दाल उखाड़ी हमने जगटकाई बागम पता नहीं कई रुपया करो ने कहाँ पे इलाज? ये ब्रह्मपुरी में। नाम पता है डॉक्टर का? नाम तो बेटा नहीं मालूम है वो में। झोला छाप वाले की दिक्कत हमें और आप में जागरूकता की बात है। पब्लिक जागरूक नहीं है। पब्लिक तब जागरूक होता है जब उनका डैमेज हो चुका होता है, उनको नुकसान हो चुका होता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ औरंगाबाद में एक सील किया गया है कि जब तक आप या हम कंप्लेंट नहीं करेंगे किसी भी क्लिनिक के बारे में,
तो सीएमओ अपने आप जाकर बंद नहीं कर सकता है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन को लेकर हरिद्वार पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस द्वारा हरिद्वार में रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि नए साल के मौके पर भी सख्ती से गाइडलाइंस का पालन कराया जाएगा। हरिद्वार के एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि दुकानों के बाहर सर्कल्स बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। इसके अलावा हर की पौड़ी पर कोरोना नियमों का पालन कराने के लिए गंगा सभा के पदाधिकारियों से अपील की गई। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नए साल के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की बात उन्होंने कही। ओमिक्रॉन को देखते हुए अभी 2 दिन पहले मीटिंग भी ली गई थी कोतवाली में। सारे व्यापारी बंधु हमारे वहाँ पे उपस्थित थे, मीडिया के भी कर्मी वहाँ पे उपस्थित थे। सभी लोगों से अपील भी की गई कि अपने अपने दुकान के आगे गोले बनाना शुरू कर दें, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए। और गंगा सभा से भी हम लोग एक अपील भी किए हैं और उनसे भी समन्वय स्थापित करने के लिए बोले हैं कि लोगों की भीड़ भाड़ में थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए और इसके साथ ही रात के कर्फ्यू पे सख्ती से अमल किया जाए। उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा में बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान और बड़ौदा आरसीटी के तहत 100 दिन पूरा कर चुके मनरेगा श्रमिकों को स्वरोजगार से जोड़ने और पलायन रोकने के उद्देश्य से 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसका समापन 5 जनवरी को होगा। प्रशिक्षण के बाद श्रमिक मनरेगा के साथ ही डेयरी फार्मिंग और वर्मी कंपोस्ट में कुशलता हासिल कर स्वरोजगार के द्वारा अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। वहीं प्रशिक्षण के बाद रोजगार प्राप्त करके आत्मनिर्भर बनने, पलायन रोकने में काफी मदद मिलेगी। गौरतलब है कि पलायन रोकने और स्वरोजगार के क्षेत्र में संभावनाओं को लेकर भारत सरकार अपनी कई योजनाओं के माध्यम से लगातार प्रयास कर रही है। जो ट्रेनिंग दी जा रही है ये मनरेगा प्रोजेक्ट उन्नति के तहत जिनके 100 दिन पूरे हो चुके हैं, वो 2 ब्लॉक सितारगंज और खटीमा ब्लॉक के मनरेगा 100 डेज वालों को हम यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं स्वरोजगार के लिए। ट्रेनिंग का जो है प्रशिक्षण जो दिया जा रहा है वो डेयरी प्रबंधन और वर्मी कंपोस्ट का है, जिसमें कि ये अपना जीवन स्तर को उठाने के लिए केवल मनरेगा के ही श्रमिक न रहें, कल के दिन वो अपना यहाँ से ट्रेनिंग के उपरांत उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिससे कि वो अपना स्वरोजगार कर सकें। अगर उनको दिक्कत होती है क्रेडिट लिंकेज में कहीं पे कि पैसा नहीं है, तो इनके बैंक को, जहाँ पर इनके बैंक है क्षेत्रीय बैंक इनके लगे हुए हैं जो सर्विस एरिया के, वहाँ पर इनके हम लोन एप्लीकेशन हम अपने बैंक ऑफ बड़ौदा आरसीटी के द्वारा ही भेजा जाएगा, जिससे कि ये स्वरोजगार कर सकते हैं। सरकार का मेन मकसद भी यही है कि जो पलायन हो रहा है वो पलायन रुके। और अभी कोरोना काल में हम लोगों ने इसका सामना करा कि मनरेगा श्रमिकों को रोजगार मिला, तो मैं समझता हूँ कि मनरेगा श्रमिकों का जीवन स्तर उठाने के लिए जो भारत सरकार ने जो ये गदरपुर के गुलर भोज बोर जलाशय लगातार टूरिस्ट डेस्टिनेशन और साहसिक खेल के केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है और अब यहां हजारों की संख्या में टूरिस्ट घूमने आते हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसी के चलते आज उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे टूरिस्ट डेस्टिनेशन और जलाशय में दूसरी नौकायन केंद्र का उद्घाटन किया। इसी संबंध में हमारे संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे से बात की। उद्घाटन किया है बौर जलाशय में, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं अपनी सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे प्रस्ताव को, ताकि इसे बौर जलाशय को डेस्टिनेशन बनाया जाए, हमारी सरकार ने इसका संज्ञान लिया, हमारे मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और यह इतना अच्छा डेस्टिनेशन बना है। आप पीछे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, हजारों लोग जो नैनीताल नहीं जा सकते, मसूरी नहीं जा सकते, उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उनका एक सपना साकार हुआ है। तो इस अच्छे काम के लिए और यहाँ आसपास लगभग कम से कम मुझे लगता है हजारों लोग अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ डेस्टिनेशन के लिए आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। और आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यह प्रकृति का दिया हुआ एक खूबसूरत हमको तोहफा है। और मैं आपके माध्यम से जो यहाँ के जनमानस हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ के माहौल को सबको मिलजुल कर अच्छा करना है, ताकि यह इलाका बदनाम ना हो, क्योंकि इसको बहुत आगे तक लेके जाना है। इस पर्यटन स्थल को हिंदुस्तान के मानचित्र पर लाया गया है। अब यहाँ की स्थानीय जनता की जिम्मेदारी है, यहाँ के नौजवानों की जिम्मेदारी है, ताकि यहाँ के माहौल को अच्छा बनाएं, यहाँ कोई भी शिकायत ना आए, ताकि आने वाले टाइम में
पर्यटन के नाम पे यहाँ रोजगार का एक बहुत बड़ा एक स्टेशन ये साबित हो। इसके लिए हम लोगों का जो सरकार ने काम किया है ना, उसको आम जनता को मिलजुल कर इसको महत्व देना चाहिए और इसको संभालना संवारना स्थानीय लोगों का दायित्व बनता है। तो मैं सबसे अपील करता हूँ ताकि यहाँ के माहौल को अच्छा करें और पर्यटन को संवारें और सभी नौजवान बच्चों को यहाँ आने वाले टाइम में रोजगार मिलेगा। मैं ऐसी कामना करता हूँ। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।